अमेरिका से मांगे परमाणु हमले वाले फाइटर जेट। अमेरिका से F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी। परमाणु हमले में सक्षम है F-35A जेट्स। ब्रिटेन के पास केवल ट्राइडेंट मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं जिनसे परमाणु हमला संभव है। उसके पास अमेरिका, रूस, चीन, भारत और फ्रांस जैसी त्रिस्तरीय परमाणु हमला करने की क्षमता नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ऐसा आ रहा है वैसा, उस सब के लिए बहुत बढ़िया है। उसमें कोई डाउट नहीं है, वर्ल्ड का बेस्ट बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। लेकिन भाई आजकल के थ्रेट्स तो दूसरे किस्म के हैं ना। आजकल के थ्रेट्स ये हैं कि आपने किसी वेबसाइट से ड्रोन ऑर्डर करे, मैंने ड्रोन ऑर्डर करे 50, मैंने उनको अपनी वर्कशॉप में अपने गैराज में मॉडिफाई करा, मेरे पास गन पाउडर है, मेरे पास प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, मैंने ड्रोन उड़ाया, जाके हवाई जहाज में क्रैश कर दिया। अब उसका गोल्डन डोम क्या कर लेगा? जब तक में पोलियो की वैक्सीन बनी तब तक में कोविड आ गया जी। दिनेश ऐसा है, अगर आप डोम के अंदर ही हैं तो डोम क्या करेगा बेचारा? अब डोम के अंदर ही है तो डोम क्या करेगा? वही कह रहा हूं, अगर ट्रक वहीं घूम रहे हैं और उनके अंदर ड्रोन लेके घूम रहे हैं तो वो तो डोम के अंदर है, तो डोम क्या करेगा? ये बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सही है, ठीक कह रहे हैं, वहां उगता कम है सूरज, और सूरज कम उग रहा है। तब तक उग रहा था, ठीक ठाक उग रहा था, जब तक भारत की तरफ उन्होंने निगाह नहीं डाली थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उनके लिए अब ईस्ट ही खत्म है, सूरज उगी नहीं। जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये न्यूक्लियर ट्रायड जो है सर, क्या ये बड़ा फॉर्मिडेबल, मतलब अगर किसी के पास ये ताकत है, जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में हम बात कर लें कि उसके पास वैसी पनडुब्बियां नहीं है, हवाई जहाज क्या कर सकते हैं वो हमने देख लिया। ये ट्रायड का होना क्या बहुत फॉर्मिडेबल बना देता है? फॉर्मिडेबल ये बना देता है दिनेश कि आप हवा से भी मार सकते हैं, वो शक्ति आपके पास, जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की हम बात कर रहे थे। और दूसरी, आप लैंड से साइलोज में हैं, तो साइलोज फिक्स होते हैं, वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, तो वो आपके पास शक्ति है। और तीसरी शक्ति है आपकी पनडुब्बियों की, जो बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि पनडुब्बियों में क्या होता है कि वो कहाँ है, वो बहुत एक जो जान उस पनडुब्बी में है और बहुत कम चेन ऑफ कमांड को पता रहता है। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी सबको नहीं पता रहता है, सिर्फ नीड टू नो बेसिस पर पता रहता है। तो अगर उसके अंदर आपकी परमाणु शक्ति है तो जब सब कुछ नष्ट हो गया, आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपके साइलोस पर अटैक हो गया है, तब पनडुब्बी से निकलेगा। तो इसलिए ट्रायड ये अश्योर करता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपके पास है। अभी रशिया करने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि हम फर्स्ट यूज में, तो इसको अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, परमाणु वाले जो पहलवान हैं, उन परमाणु वाले पहलवानों में दो तरह की कैटेगरी है। एक परमाणु का पहलवान वो है जो किसी तरह एक थप्पड़ तो मार लेगा, लेकिन दूसरा थप्पड़ फिर से चलाने की या दूसरा दांव मारने की उसमें ताकत नहीं है। लेकिन वो न्यूक्लियर ट्रायड वाले, जिनमें हिंदुस्तान भी एक है, वो देश है जिनमें लगातार 1, 2, 3, 4 थप्पड़ मारने की कैपेबिलिटी। तो वो जो एक थप्पड़ लेके आया है, वो लेके तो आया है परमाणु वाला, लेकिन एक ही चला पाएगा, उसके बाद नहीं चला पाएगा। ठीक कह रहा हूं सर? अब ये देखिए, हमने यहाँ पर ये एक अंदाजा अभी वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश की है मेजर गौरव आर्य। क्या इस तरह से बंटवारा होगा देशों का? क्या एक तरफिया? और ये स्पेशल ग्राफिक बनाया है, बहुत कमाल का ग्राफिक है, इसके लिए हमारी टीम को साधुवाद। ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, क्या ये एक तरफ होंगे? क्या चीन, बेलारूस, सीरिया, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा दूसरी तरफ होंगे? क्या ये आइडिया लगता है? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि हम अपना नाम किस तरफ कैसे देखें। जी, मैं आपको बता देता हूं दिनेश, ये ऑलरेडी है, ये होगा नहीं है आज की तारीख में जी। और एक लूज कोएलिशन ऑलरेडी बन चुका है। नेटो क्या है? नेटो तो वही है ना जो लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्रीन। जी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नेटो, वही तो है। और राइट हैंड साइड में आप देखिए कि सबसे बड़ा वहां पे जो इकोनॉमिक सुपर पावर है वो चाइना है, और सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर रशिया है वहां पे, और ईरान, ये जितने भी स्टेट है। अब मैं आपको बताता हूं भारत का है। G20 जब हुआ था, भारत ने बोला था कि अफ्रीकन यूनियन, भारत ने उसको परमानेंट मेंबर बनवाया, मोदी जी ने जब स्पीच दी। भारत ये कह रहा है कि ना हम तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ, हम अपने साथ हैं। और भारत कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है जहां पे एक तरफ रशिया और चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका नहीं। भारत भी है। भारत अपने आप में एक उभरता सुपर पावर है, और भारत अपने जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको साथ लेके चलेगा। इसलिए तो भारत इन्वेस्ट कर रहा है, तो भारत अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी फौज में, आर्मी, ये सब क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है भारत। गौरव जो कह रहे हैं उसी को मैं सपोर्ट करता हूं कि ये जो हमने बाइनरी दिखाई है, तो ये बाइनरी नहीं है, दिस इज अ ट्राइनरी। अच्छा। 3 लेग्स, एक लेग पे भारत भी तो है, और बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग हैं। हमारे जो ईस्ट लुक पॉलिसी थी, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उससे कनेक्टेड लोग हैं। तो ये सब भी तो एक, उनका भी तो एक बहुत बड़ा समूह है। तो ये भी समझ लीजिए कि अगर जो सुपर पावर्स, कथित बड़ी ताकतें हैं, वो ये चाहती हैं कि दुनिया बस 2 खेमों में बंट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के हितों के हिसाब से जितने खेमे जरूरी होंगे और जितनी परतें, जितना लेटरल होना जरूरी होगा, भारत वो करेगा। और इसलिए आप यहां पर देख रहे थे, अगली खबर आपको दिखाऊं
ब्रिटेन को तो खैर ये चाहिए, उसको कब मिलेंगे, खतरा उसको दिखाई देने लगा है। कीथ स्टार्मर ने ये भी कहा है कि भाई साहब ये जो रशिया कर रहा है अब ये हमको लग रहा है कि अब ये इसके लपेटे में हम आएंगे, ज़ेलेंस्की ने जो किया है वो हमको भी लपेटे में लेकर आएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, और मुझको वो याद आ रहा है सर, अगली खबर अब दिखाई देता हूं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की ताजा गोपनीय रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, तेहरान ने गुपचुप तरीके से यूरेनियम का भंडार इकट्ठा किया। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। और ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निश्चित रूप से ये बढ़ाता जा रहा है सर। तो मतलब इतना रिएक्टर पहुंच गया उसके पास, लगातार लगा हुआ है वो बनाने। वो लगा हुआ है, वो तो बनाना होता है, वो बना रहा है और ऊपर से धमकी खा रहा है, लेकिन बना रहा है। और ये तो सर इजराइल तो कह रहा है कि हम, और अब ये तो अमेरिका ने भी कहा हुआ अगर तुम बनाओ तो हम उन तमाम जगहों को जाके उड़ाएंगे। तो क्या अब इनके यहाँ किराना हिल्स देखने को मिलने वाली है क्या? देखिए, अब ये संभावना अगर उन्होंने की, आपने जो कहा था उसको और चिंगारी लग जाएगी। अभी चिंगारियां लग रही हैं। तो इन्होंने बोला है, गौरव ने, कि एक चिंगारी लगी जो आपने 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मार दिया उससे, दूसरी लगी पुल उड़ा दिया, और तीसरी चिंगारी ये होगी। इसके बाद आप बताइए, वर्ल्ड वॉर 3 जो आप बोलते हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। लेकिन ये सारी वॉर जो है आपने देखा यूरोप सेंट्रिक होती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 भी यूरोप सेंट्रिक थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी यूरोप सेंट्रिक। करेक्ट। और अगर आपको एक चीज और बता दें, जो देश सबसे ज्यादा लोगों को खोया जिसने, 15 मिलियन पीपल वर लॉस्ट बाय एलाइड पावर्स। जो एलाइड पावर्स थी वही जीती, और जो एक्सिस पावर्स थी उनके 5 मिलियन के आसपास लोग लूज हुए थे। तो सब मिला के जीता कौन? जहाज भी आप देखेंगे उनके कोई 12,000 गए थे, इनके 5,000 के आसपास गए थे। लेकिन पॉलिटिकल एम जो वो लोग बात करते हैं ना, क्या खोया, क्या पाया, कितने जहाज गए, जिसके पास होगा वही तो खोएगा। जो तो वैसे ही खड़ा हुआ, जिसके पास कपड़े होंगे उसी को तो उतार पाओगे। दूसरी चीज यह है कि पॉलिटिकल एम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन जीता? जैसे हमारे वाले इस द्वंद में जो पिछला हुआ था, उसमें भारत जीता था, क्योंकि भारत के सामने वो गिड़गिड़ाया कि रुको। तो इसलिए अब किसी को पूछने का हक नहीं है कि क्या खोया। खोया जो रखा था, खोया इसी काम के लिए रखा था ना, कि अपनी पॉलिटिकल एम को हम जीत सकें। वैसे इसमें कई जगहों पे जो मैं देखता हूं, मेजर गौरव आर्य आप बताएंगे जी। कई जगहों पे क्राइसिस की परतें ऐसे उखाड़ी है तो नीचे से अमेरिका जैसा कुछ दिखाई दे। ये क्यों है? हर जगह देखिए आप। नहीं, आप पाकिस्तान की परत उखाड़िए, आपको नीचे चाइना मिलेगा। आप नॉर्थ कोरिया की परत उखाड़िए, चाइना। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो इतना दुनिया भर में दंदनाता फिरता है, उसकी खुद की औकात है? जो लोगों के यहाँ आजकल बिजली नहीं आ रही और लोग सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पानी नहीं है, उस मुल्क की इतनी औकात कहां से हो गई? ये चाइना दे रहा है सब कुछ, उसको पैसा, चाइना उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। ये जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, राइट, जो बेचारा बताइए, बेचारा मैंने कह दिया, मरते मरते बचा इसलिए उसके कभी उसके भगवान करे अगली बार ऑपरेशन सिंदूर में उसके घर का बिल्कुल GPS लोकेशन बिल्कुल ब्रह्मोस वहीं पे घुसे। लेकिन कहने की बात यह है कि ये इसको जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात आई तो चीन प्रोटेक्ट करता है। नहीं, मैं दूसरी बात आपसे, जो आपने कहा ना कि आप वहां ईंटा उखाड़ के देखेंगे तो वहां से जो कनखजूरा निकलेगा वो चाइना दिखेगा। जी बिल्कुल। तो मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि कोई ये इस तरह के मुल्क जो है, ये बड़े पावर जो बन रहे हैं, ये बड़ा होकर अमेरिका बनना चाहते हैं क्या, कि हम भी क्राइसिस क्रिएट करेंगे और हमारी न्यूसेंस वैल्यू ही हमारी वैल्यू होगी दुनिया में? इससे बड़ा छोटे की बात नहीं है, ईरान भी तो यही कर रहा है। ईरान जब हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट करता है, हुतियों को सपोर्ट करता है, और दुनिया भर में पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी, ये तुर्की नहीं कर रहा। जो अहमद अल शरा है, जो सीरिया का प्रेसिडेंट है, ही इज सपोर्टेड बाय टर्की। तो ये दुनिया में बहुत, हम लोग नहीं करते वो अलग चीज है, वी आर नॉट डूइंग इट। लेकिन हमसे जो काफी गरीब देश हैं, जिनकी डिप्लोमेसी हमारी जितनी नहीं है, जिनका पैसा हमारे जितना नहीं है, जिनका रसूख हमारे जितना नहीं है, जिनकी फौज हमारी जितनी नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। भाई ईरान कर रहा है। ये जो मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि अगर भारत ताकतवर बनता है तो दुनिया ताकतवर बनती है, अगर भारत का मंगल होता है तो दुनिया का मंगल होता है, अगर भारत का उदय होता है तो दुनिया का उदय होता है। ये क्यों होता है? इस नियत की वजह से होता है। बाकी जगहों पर नियत का ये खलल आपको समझ में आ रहा है? अगली खबर देखिए। ताइवान को लेकर दक्षिण चीन सागर में तनातनी। ताइवान के पास चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 70 चाइनीज जहाज से ताइवान की निगरानी, 75 चाइनीज फाइटर से भी आसमान का सर्वेलेंस। ये लीजिए, इधर एक अखाड़ा और तैयार है। ये लोग दुनिया को जीने क्यों नहीं दे रहे? देखिए साहब, वन चाइना पॉलिसी है। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अगर सुन रहा हो, जिसके पास भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, हम लोग तो टेलीविजन पे यहां पे आके अपनी बातें रखते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जब कश्मीर के चलते चाइना प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जब उसके आतंकियों तक को बचाता है चाइना, और खुल के बचाता है, जब टीआरएफ के ऊपर सैंक्शंस होने वाले थे
तब चाइना ने मदद करी पाकिस्तान की। जब चाइना खुल के आ रहा है तो अब ये वक्त आ गया है कि भारत भी ताइवान के साथ सीधा खड़ा हो जाए। आपको अगर वेपन सप्लाई करने हैं, आप क्यों नहीं दे रहे ताइवान को आकाश तीर? आप उसको क्यों नहीं दे रहे पिनाका? आप उसको क्यों नहीं दे रहे ब्रह्मोस? क्यों? वाई? आप दीजिए। देखिए, जब आप इनके लिए कांटे बोएंगे, जैसे ये आपके लिए कांटे बो रहे हैं, चाइना इस वक्त पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के लिए कांटे बो रहा है। आपका भी यही फर्ज बनता है कि साहब आप भी चाइना के लिए कांटे बोएं, इतने ज्यादा कि चाइना चल ना पाए। देखिए, आपने सप्लाई करी ना फिलीपींस को ब्रह्मोस, आप वही सप्लाई, मैं तो कह रहा हूं फ्री में दो। आपको क्यों सप्लाई करनी है? ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर बाबूजी ये कागज लिखेंगे, फिर फाइल साइन होगी। आपको पता है ना कि चाइना की किसके साथ जिंदगी और मौत की दुश्मनी है, आपको सब पता है। जिसके साथ दुश्मनी है उनको सप्लाई करो, बोला आएगा ठोक देना तुम। चाइना यही कर रहा है, चाइना यही कर रहा है। आप ताइवान को हमारा एप्रीहेंशन ये होगा ना कि फिर पाकिस्तान के जरिए वो असर्ट करने की कोशिश करेगा। वो तो कर ही रहा है भाई, वो तो कर ही रहा है पाकिस्तान के थ्रू असर्ट। वो कौन सा नया काम कर रहा है? गौरव की बात से सहमत हूं। आपको ये करना ही पड़ेगा, ताइवान को रिकॉग्नाइज करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको हर तरह का सपोर्ट दीजिए, क्योंकि वही कांटे लाएगा। और एक बात और बता दूं, ये जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है, चाइना कभी भी ताइवान पर विजय नहीं पा सकता। ताइवान की सबसे बड़ी जो दोस्त है वो उसकी टेरेन है, उसका 2/3 टेरेन माउंटेनियस एंड फॉरेस्टेड है। टेरेन और सेमीकंडक्टर्स बचाएंगे क्या उसको? टेरेन और सेमीकंडक्टर्स टोटल बचाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 90% से ज्यादा लोग, चाइना भी वही सेमीकंडक्टर्स यूज करता है। और एक और बता दूं, बीच फ्रंट जो है ना उसका, ये जहाज लेके जा रहे हैं, वो बीच फ्रंट कोई भी ऐसा नहीं कि जहां वो लैंड कर सके। तो ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं है। अगर ताइवान के ऊपर लड़ाई की तो अभी मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी ये पिटेंगे, बहुत पिटेंगे। एटमी हमलों से बचने के लिए डीआरडीओ ने बनाई खास किट। अगली खबर देखिए, न्यूक्लियर प्रभाव को कम करने वाली किट। रेडिएशन एटमी युद्ध के दौरान किट कारगर होगी, घायल सैनिकों लोगों को बचाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है अगर दुनिया उस तरफ जाने का, ये दुनिया उस तरह की ब्रिंकमैनशिप पे अभी खेल रही है कि कब जाने, देखो मैं मार दूंगा मैं, और कहीं से कोई एक गलती मिसकैलकुलेशन हो और ये उस खतरे की तरफ दुनिया बढ़ जाए। और ऐसे में आपको तैयारियां तो रखनी चाहिए, और डीआरडीओ अगर ये कर रहा है तो बधाई का पात्र है। असल में एक पूरे देश में चीजों को, खतरों को लेकर, शत्रुबोध को लेकर आगाह करने और तैयारी करने की आवश्यकता है मेजर गौरव आर्य। और मुझको ये लगता है कि उस स्पीड और स्केल में अभी गुंजाइश है, लेकिन हम दिशा हमारी बिल्कुल सही है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, मैं अग्री करता हूं आपसे। स्पीड और स्केल हमारा बहुत ज्यादा गड़बड़ है और शत्रुबोध में हम लोग अभी माइनस में चल रहे हैं। दिशा पकड़ ली है, लेकिन देखिए ना, अभी भी लोग ऐसे भारत में जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो नहीं करनी चाहिए, आखिर हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? इकोनॉमी का क्या होगा भाई साहब? मैं आपको बात बताऊं, जब देश सुरक्षित रहेगा तब इकोनॉमी होगी। बिना सुरक्षा के कोई इकोनॉमी किसी देश की नहीं होती। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। और चाइना क्या चाह रहा है? चाइना पाकिस्तान के थ्रू आपकी इकोनॉमी को डैमेज करना चाह रहा है। दैट इज वाई मैं ये नहीं कह रहा कि 26/11 के पीछे चाइना था, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन आप ये भी मानिए कि क्यों मुंबई को सेलेक्ट करा गया 26/11 के लिए? वाई मुंबई? कोई बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र का? मुंबई का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से? मुंबई क्यों आया? क्योंकि मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर मुंबई पे चोट लगेगी, स्टॉक मार्केट पे चोट लगेगी, ये सब सोची समझी चीजें। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग चाइना वाज बिहाइंड 26/11, आई एम सेइंग व्हाई वाज मुंबई सेलेक्टेड? क्यों मुंबई पे हमला हुआ, ये सोचिए जरा। जब आप मोटिव देखेंगे, मोटिव क्या है, तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि कौन है जिसका इससे हित साधन हो रहा था। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, आपके सामने रख रहा हूं। कराची की मलेर जेल है, वहां गोलीबारी हुई, पुलिस और कैदियों के बीच में हिंसक झड़प हुई। अफरा तफरी का फायदा उठाकर 200 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। जेल में हिंसा के दौरान कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। देर रात पुलिस ने सड़कों पर फायरिंग भी की। दिनेश, ये फरार नहीं हुए हैं, इनको निकाल के भगा दिया है, क्योंकि 200 मार दिए हम लोगों ने, 200 और जिहादी चाहिए थे। अच्छा, तो उनको निकाला है कि भाई आओ और फरार अभी इतने दिनों तक रोटी खिलाई है, आओ अब गोली खा। गोली खा, हाँ, रोटी खा रहा था, अब गोली खा। लेकिन ये जो गोली खा वाले लोग निकाले गए हैं, ये सोच रहे होंगे, आप बार बार इमरान खान की बात करते हैं कि एक वही परिंदा है जो नहीं उड़ पा रहा है वहां से बाहर जी। बाकी तो लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने सुनी है खबर, वो थोड़ी सी इससे अलग है। मैंने सुना है कि वहां पे अर्थक्वेक आई थी, भूकंप से एक दीवार गिर गई थी। भूकंप से एक दीवार गिरी थी, तो इन लोगों ने बोला कि बाहर जाओ। ये बाहर जाओ का सिस्टम उन्होंने सीरियसली ले लिया और एक्चुअल में बाहर चले गए। और बाहर चले गए 200 से ज्यादा। जब बाहर गए 200 से ज्यादा, फिर भगदड़ रहे, फिर ये तो सही में बाहर चलेगा कि साहब आप ही ने बोला था बाहर चले जाओ। सब के सब बाहर चले गए, कोई दीवार फांद के गेट तोड़ के, तो ये लोग बाहर निकल गए। वहां पे फायरिंग हो रही है कराची की सड़कों में कि पकड़ो इनको, गोली मारो, कहां चले गए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, कहीं थोड़ा इन्होंने सिस्टम बनाने की चरमराती कोशिश की थी, लेकिन कंप्लीट केओस नहीं दिखाई दे रहा आपको पाकिस्तान में?
नहीं, पाकिस्तान में कंप्लीट केओस, देखिए पाकिस्तान में जो केओस है ना वो क्यों है? पाकिस्तान में केओस इसलिए है क्योंकि वहां पे गवर्नेंस नहीं है, वहां पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, किसी को पनपने नहीं दिया वहां की फौज ने। तो यही होगा जो आप स्क्रीन पे अपना देख रहे हैं। इसकी बुनियाद में यह है कि वहां नियत नहीं है, वहां पे नियत नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं है बेसिकली पाकिस्तान में ना। दे डोंट वांट एनीथिंग। सिविल सोसाइटी और सिविल स्ट्रक्चर जो होता है सिविल गवर्नेंस का, दैट्स ऑलमोस्ट मिसिंग। देखिए ना, अगली खबर भी वही बता रही है। बलोचों के हमलों से तिलमिलाई पाकिस्तानी सेना, भारत पर लगाया विद्रोह भड़काने का आरोप। DGISPR ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अभिन्न अंग बताया। बलोचों ने खुद की आजादी का ऐलान कर रखा है। लीजिए, अब हर जगह उनको भारत ने इतना तगड़ा मार दिया है। दिनेश, ये बहुत मुझे सुकून लगा। हाँ। बलूचिस्तान हमारा अभिन्न अंग है। अभिन्न हम अभी तक हम कश्मीर को लेकर बताते रहे उनको। अब हमेशा बोलते थे ये POK हमारा अभिन्न अंग है। अब वो ये भी कह रहे हैं बलूचिस्तान में गड़बड़ी के हिंदुस्तान के हाथ होने के हम सबूत देंगे। ये हम करते रहे पहले। ये देखिए साहब की बात है, ये भारत और बलूचिस्तान का, अगर आप कैमरा से थोड़ा सा जूम कीजिए जरा, एक बड़ा मैसेज है जो मेजर गौरव आर्य देना चाह रहे हैं। हमारे दिल में बलोच भाइयों के लिए ये स्नेह और सम्मान है। ये बलूचिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप का ये फ्लैग है और ये मेरे पास रहता है। इट्स ऑलवेज हियर विथ मी, मेरे साथ रहता है ये, और मैं अपने पास रखता हूं इसको, और ये हमारे दिल के पास रहता है। दिस इज ऑलवेज देयर एंड आई वेयर इट वेरी ऑफन। आज मैं कैरी कर रहा था तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार से है ये, और एक बड़ा संदेश है जी। और अगर यहां पर ताइवान को लेकर बात हुई है तो बलूचिस्तान को लेकर भी यहां से बार बार कहा गया है इस बात को कि अब एम्बिविटी खत्म होनी चाहिए। अब बड़े क्लियर डिमार्केशंस और बहुत क्लियर पाले खिंचे हुए होने चाहिए कि ये इधर हमारे दोस्त हैं और इधर हमारे शत्रु हैं, और उसके बाद अपना काम हमको करना चाहिए। ये अगली खबर आपको देखिए और गहराई से समझाएगी। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब। शहबाज का करीबी लश्कर कमांडर के साथ दिखाई दिया। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत का स्पीकर मलिक अहमद आतंकी के साथ रैली करता दिखाई दिया। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ रैली में हिस्सा लिया गया। लश्कर का डेप्यूटी हेड है सैफुल्लाह कसूरी। आतंकी सैफुल्लाह ने रची थी पहलगाम हमले की साजिश।